हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्टेशन। दोस्तों, हमने जो नया ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया, इसमें हम इंडिया के मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, उनके इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। जो करंट इश्यूज हैं, जो भी करंट इशू होगा उसके ऊपर इनसे इनकी राय लेंगे, ताकि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी अवेयर हो सके इनके ख्यालात से कि इंडियन जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या राय है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी। अनिल जी एक टीचर है और उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के ऊपर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जिस वक्त सिचुएशन है इसके ऊपर वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो वेलकम टू द शो अनिल जी। नमस्ते। नमस्कार जी सर, कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। और बताएं कैसे, क्या नई बात हो गई, क्या नई घटनाएं घटी हैं? सर, आज जो एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए, तो खैर कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान को कोई ना कोई डेली बुरी खबर ही मिलती है। जो होम सेक्रेटरी है ब्रेवरमैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि पाकिस्तानी कुछ जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है, जो ब्रिटेन के अंदर कमसन जो लड़कियां हैं उनके रेप के अंदर और इस तरह की दीगर जो गैर इखलाकी सरगर्मियां हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जहां भी कोई इस तरह का वाकया होता है, इससे पहले टर्की के अंदर भी गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड चला। इसके अलावा इसका दुखा वाकया दुनिया के अक्सर ममालिक में सुनने में आते हैं, जो उनमें सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंडियन भी बहुत सारे, बल्कि पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियन दुनिया के काफी सारे, अक्सर बल्कि ममालिक में इंडियन मौजूद है। और पाकिस्तान से डबल से भी ज्यादा तादाद में चाइनीज मौजूद है, बांग्लादेशी मौजूद है, श्रीलंकन मौजूद है, अफगानी मौजूद है। तो पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के कामों में, हमें पता चलता है जब भी कोई इस तरह की खबर आती है तो उसके पीछे जब तहकीकात होती है तो पाकिस्तानी निकल आता है। इसकी सर क्या रीजन आप समझते हैं? सर, बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है आपने। और इसका जवाब जो है, काफी कुछ चीजों में हमें तलाशना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में ये एक तरह का देखा जाए तो सांस्कृतिक भटकाव है। हमारा जो रहन सहन, जो कल्चर है, हम उससे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका कारण क्या है? ये एक ज्वलंत चीज है सर। दुनिया में ऐसा हुआ है पहले भी। अगर हम इतिहास को खंगालें तो धार्मिक शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का प्रचार प्रसार किया जा चुका है सफलतापूर्वक। जैसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हमारे देश में एक अशोक महान नाम का सम्राट हुआ था। उसने जब अफगानिस्तान से लेकर के और लगभग श्रीलंका तक, श्रीलंका का कुछ पोर्शन बच गया था, मैंने श्रीलंका से ऊपर का मौर्य एम्पायर बनाया, तो उसने कहा शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जरूरी है शिक्षा। अब उस वक्त प्रिंट प्रेस मीडिया इतना नहीं था, उस वक्त पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पत्थरों पर ही उसने नैतिक शिक्षाएं लिखवा दी। आज भी वो पत्थर की पट्टिकाएं मिलती हैं, उसी के आधार पर बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास अंग्रेजों ने लिख दिया है। रोमिला थापर जानी मानी इतिहासकारा थी। आपके देश में मदरसे हैं, धार्मिक शिक्षा कोई भी हो, किसी भी धर्म मजहब की हो, वह नैतिकता पहले सिखलाती है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो। लेकिन फिर क्या कारण रहा है कि इसके बावजूद भी जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो आई? यह विचार का प्रश्न है। जो मैं खंगाल पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो हिस्टोरिकल रीजन्स है, देखिए ऐतिहासिक कारणों में जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि जो आपके यहां पर नैतिक शिक्षा देने का आधार चुना गया मदरसे, वो नैतिक शिक्षा के लिए बनाए नहीं गए थे साहब। वह स्वार्थ प्रेरित थे। स्वार्थ का अभिप्राय था कि जियाउल हक साहब ने जब मदरसे खोले हैं
तो वो था मुजाहिद बनाना यूएसएसआर से लड़ने के लिए। और यूएसएसआर से लड़ने के लिए, मुजाहिद बनाने के लिए उन्होंने पश्तून और गरीब मुहाजिरों को उसमें भेजा। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाऊं तो 1947 में कायदे आजम जिन्ना में, उनका बड़ा सम्मान भी है और वो मीडियम क्लास फैमिली से भी थे, उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका बड़ा सम्मान है, कायदे आजम कहा जाता है उन्हें पाकिस्तान। लेकिन उनके सपोर्टर्स में ज्यादातर हायर क्लास का मतलब होता है नवाब, जमींदार, ये लोग थे। अब दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, समाजशास्त्रियों से बात करिए, जो परिवर्तन आता है वह मीडियम क्लास लाया है। चाहे रशिया में क्रांति हुई, चाहे फ्रांस में क्रांति हुई हो। फ्रांस की क्रांति के लिए तो कहा ही जाता है बुजुर्वा की क्रांति। बुजुर्वा फ्रांसीसी वर्ड है, उसका मतलब होता है मीडियम क्लास। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सब एडवोकेट्स, सब मीडियम पढ़ा लिखा। इंडिया भी आजाद हुआ तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, बाबू सुभाष चंद्र बोस, ये सब मीडियम क्लास फैमिली से थे। तो ये सभी लोगों ने लीड किया, लोअर क्लास का नेतृत्व किया। होता क्या है, आपके मुल्क में जिन्ना साहब तो जल्दी गुजर जाते हैं 1948 में ही। उसके बाद बैक डोर से जो जमींदार थे, नवाब थे, और रिच मोहाजिर्स वो जो इंडिया के गए हुए रिच नवाब थे, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, आपके आंध्र प्रदेश के हों, इन्होंने सिंध के नवाब, बलूचिस्तान के नवाब, इनसे मित्रता गांठी। और जब बंटवारा हुआ था इंडिया का तो 17% रेवेन्यू आपके पास गया और 33% कुल फौज आपके पास गई। तो इन लोगों ने फौज को मिलाया, एस्टेब्लिशमेंट बनाई और बैकडोर से शासन करने लगे। कहा जाता है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या में भी शायद इन्हीं लोगों का हाथ था, आज तक पता ही नहीं चला। खैर, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो भाई साहब, इन लोगों ने क्या कार्य किया, कुछ जन समर्थन लेने के लिए पंजाब प्रांत को पकड़ा, जहां पे लोग थोड़े रिच थे, बलूचिस्तान और प्रांतों की तुलना में फर्टाइल लैंड थी, और इनको मिला करके बैक डोर से शासन करना शुरू कर दिया। संविधान आइन देखिए, अयूब थे आपके जो सेनाध्यक्ष, वो 6 साल 7 साल में तो संविधान ही बना पाए, और वो भी बार बार जो सस्पेंड होता रहा, जो भी शासक आता रहा उसको हटाता रहा। कहने का मतलब है कि जो पंजाबी लोग थे वो नवाबों की तरह शासन करने लगे। तो इनके अंदर वो नैतिकता नहीं रही। केवल किताबी शिक्षा से नैतिक नहीं आएगा, आचरण से भी आता है। तो अपने मुल्क के अंदर आप देखिए, जो गरीब जनता थी, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां के नवाबों को मिला के उन लोगों ने उसी प्रकार शासन किया जैसे पहले के राजे महाराजे करते थे, अंग्रेजों से भी मित्रता कर लेते थे। एक एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री का देंगे। राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, वहां के महाराजा रेवती को अंग्रेजों ने रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। रिप्रेजेंटेटिव की ठीक है, उनकी बात आज ज्यादा सुनते नहीं थे, लेकिन कहने के लिए हो जाता था कि भारतीयों की बात सुनी जा रही है, प्रेस और मीडिया को, अमेरिकन मीडिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में भी एक डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसने एक दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, भारतीयों की भी नुमाइंदगी है। तो एक बार किसी ने पूछा रेवती जी से कि साहब वहां पे क्या बात हुई? कहता है बात क्या हुई, हम वहां पे वायसराय पूछता है, हमें क्या कहना, मैं बस गर्दन हिला देता हूँ, यस सर, उसकी शकल की ओर देखता हूं, अगर उसकी भौहें तन गई तो तुरंत गर्दन, नो सर, बस। अब आप समझिए कि इन लोगों ने डॉलर्स के लालच में जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने मुल्क की क्या हालात करी। और अपने यहां जब शिक्षा नहीं दी तो उनके खुद की औलादे भी, ठीक है जियाउल हक के समय में तमाम लोग यूके चले गए, वहां की नागरिकता भी ले ली, लेकिन अभी वो नैतिक जो बात होती है, जो नैतिक शिक्षा है, वो नहीं ला पाए। आप देखिए, यही कारण है कि आज वो लोग वहां पर जाकर के यूके में जो कार्य हो रहे हैं, पाया गया कि 80% पाकिस्तानीज है। पहले जो पाकिस्तान के लोग जो
मैंने अच्छे लोग भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे। तो जो पाकिस्तान के लोग वहां नागरिकता प्राप्त करके यूके में संसद में पहुंचे हैं, वो कहते थे एशियन मूल के लोग कर रहे हैं। इस पे चाइनीज ने ऑब्जेक्शन किया, इंडियंस ने ऑब्जेक्शन किया, बांग्लादेशीज ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं नहीं भाई, आप ऐसे नहीं कहेंगे, सबका नाम आ रहा है ना। तो अब पाकिस्तानी अब नाम लेकर के कहा जाने लगा। अभी आप देखिए तो आप इस तरह की घटना। हाँ हाँ, सारे बता बता। कंप्लीट करें आप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद यह बात आ सकती है दिमाग में कि मैं एक इंडियन हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन नहीं, जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये बात देखिए यूनाइटेड किंगडम की है, और अगर एक देश से संबंधित नहीं है, अगर थोड़ा सा और हम वर्क कर सके तो हम प्राप्त करेंगे कि अभी 6-7 महीने पहले टर्की, जो पाकिस्तान का बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड है, क्लोज अलाई है, और पाकिस्तानी लोग भी गर्व करते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, वीडियो शूट्स किए गए थे, फेसबुक पर डाले गए थे, और एक दो नहीं बल्कि जब 40-50 ऐसी घटनाएं हुई, जांच की गई, तो पाया गया कि ये तो सैकड़ों में है। तो वहां फिर कुछ वीसा नॉर्म्स वगैरह वहां पे भी हार्ड किए गए थे। आपके शायद कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी इस पर कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हो या रिएक्शन वीडियोस बनाए हो, मैंने देखा नहीं। अब आप बताएं, आप सब क्या कहना चाह रहे इन शॉर्ट असल में हमारे कुछ देखने वाले पाकिस्तानी भी हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत है उसका फुकदान है, यानी कि तालीम तो दी जाती है लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, इखलाकियात का दर्स जो हम कहते तो हैं कि इस्लाम जी सब कुछ के लिए इखलाकियात का दर्स देता है, लेकिन वो उसके ऊपर अमल नहीं होता। आप यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो एक अच्छा है वो तालीम बेशक जरूर हासिल कर लेता है लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता, उसके हैं? इखलाक वो में बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है, जो लोअर क्लास भी होता है ना, वो नकल करता है मीडियम क्लास की। जैसे हमारे यहाँ ही कोई बात होगी, कम पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कहेगा डॉक्टर साहब ने बताया है, टीचर है, वो प्रोफेसर है, उन्होंने बताया है, वो फलाना इंजीनियर है, उन्होंने बताया है, सुना होगा। तो और जो मीडियम क्लास होता है वो भी थोड़ा सा हायर क्लास की नकल करता है। यहां पर जो लीडरशिप रही, जो एस्टेब्लिशमेंट रही, सब उन्होंने ही अच्छे आचरण को प्रस्तुत नहीं किया अपनी जनता के सामने। ये भी देखिए, तो वो अच्छा जहां सर, जहां गए। हाँ हाँ हाँ। इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट तो नहीं कि जिस तरह इंडिया डोमिनेटिंग है हर जगह पर, अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वहां पर ऋषि सोनक भी है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट तो नहीं यहाँ पर पाया जाता कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की एक शुरू से ही एक दुश्मनी चल रही है, इसके पीछे पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि शायद वहाँ पर ऋषि सोनक है तो उनकी गवर्नमेंट है, इंडियन की गवर्नमेंट है, तो जानबूझकर पाकिस्तानियों को वहाँ पर डिग्रेड किया जा रहा है, कुछ इस तरह का तासर तो नहीं है वहाँ पर। ये अगर विचार किया जा सके तो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी अगर हम यूके की एक बात को हम नजरअंदाज भी कर दें, तो टर्की में जो हुआ, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वहां तो ज्यादातर पाकिस्तानी लोग ही हैं, और पाकिस्तान के टर्की से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। आप समझ सकते हैं कि एर्दोगन साहब ने अभी फिर से इंडिया के अगेंस्ट जाते हुए, देखिए, कश्मीर के इशू पे कहीं कोई बात कही थी, जिसपे इंडिया ने भी जो है अभी टफ स्टैंड लिया है। जबकि तो ऐसे में ये कहना कि नहीं साहब हर जगह केवल सियासत हो रही है, ये भी गलत है। यह भी चीज अच्छा सर, आप समझने ये की। बताइए कि पाकिस्तानी इस तरह के कामों में तो इन्वॉल्व है ही है, तो जिस तरह इंडियंस हैं, हम मिसाल देते हैं हर अपनी वीडियो में कि इंडियन हर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी आईटी से रिलेटेड हो या वैसे ही कोई भी किसी भी फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, अ, इन सब में इनके सीईओ जो है वो इंडियन ही होते हैं, तो पाकिस्तानी इस तरह के कामों में तो बहुत ज्यादा आगे है, जो बदनामी वाला काम है, तो अच्छे काम में किसी में हमें को पाकिस्तान ही नजर आता है, इसकी क्या रीजन, क्या आप इसकी नजर में क्या है? हाँ, आपके सवाल के उत्तर में
जो पहला पार्ट है कि इंडियंस जो है टॉप पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं, तमाम जगहों पे सीईओज वगैरह हैं। देखिए, इसके लिए भी अब इंडिया की भी हिस्ट्री पैरेलल लेनी होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, संविधान बना, उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। उसमें पंचवर्षीय योजना में तमाम डैम्स बनाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया, इंजीनियर्स डॉक्टर्स तैयार करने पे जोर दिया। तो हमारे यहाँ पे जो लीडरशिप थी मीडियम क्लास की थी, और जो सबसे बड़ी बात है वो फ्रीडम फाइटर्स थे। आपके यहाँ केवल एक मोहम्मद अली जिन्ना ही मीडियम क्लास के थे, काफी पढ़े लिखे लर्नड लॉयर थे, बाकी सब तो वहां साहब नवाब जमींदार ही लोग थे। हमारे यहाँ पे उसको खत्म किया गया, जमींदारों को रोका गया शासन सत्ता में आने से, जबकि मीडियम क्लास फैमिली के जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब वो संसद में बैठेंगे तो वो जो योजना बनाएंगे वो शिक्षा से संबंधित बनाएंगे, और वही एक आगे के लिए रास्ता बन जाता है। धीरे धीरे आप देखिए, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतने आईआईटीज हैं, एनआईआईटीज हैं, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये लोग जब पढ़ करके विदेश में जाएंगे तो वहां डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, यही तो करेंगे। एक्सेप्शनल केस की बात हम नहीं करते। आप केवल यूके का ही क्यों, आप कनाडा में देखिए साहब, ऑस्ट्रेलिया में देखिए साहब, अमेरिका में देखिए साहब, हर जगह पे आपको माने इंडियंस गए हैं तो वहां की इकोनॉमी में, कहा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में, कनाडा की इकोनॉमी में, अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, वहां के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग किया है सर। तो इससे जो है क्या नाम है, ऊंचे ऊंचे। हाँ हाँ, बात की स्टैब्लिशमेंट की कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्टैब्लिशमेंट का बहुत ही एक वाइटल रोल है और हर चीज़ पे वो डोमिनेट है। तो ये बताएं कि आप लोगों ने, इंडिया ने ये शुरू से देखे ना, इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक नया मुल्क बन गए, लेकिन हम एक साथ ही थे ना, इकट्ठे थे पहले 1947 से पहले। तो आप लोगों ने किस तरीके से इस सारे मसले को कंट्रोल किया कि आपके मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल भी किसी भी काम में मुदाखलत नहीं करती, उसकी उसकी क्या वजह समझते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है साहब। संविधान ही है जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा करती है, और उस संविधान के साथ जो होगा वह हमेशा जीतेगा। मतलब हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है साहब, वह कार्यपालिका के अधीन है। और आप ये कहिए कि हमारे यहाँ जो आर्मी है वो राष्ट्र की सेवा करती है, आर्मी सर्व्स द नेशन। लेकिन आपके यहां पर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी रूल करती है, आपने चौकीदार को शासक बना दिया साहब। हमारे यहां पर जो चौकीदार है वो राष्ट्र सेवक है साहब, वो लोगों की सेवा करता है। आपके यहां जो है पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट की सेवा करती है। आपके यहां पब्लिक जो टैक्स देती है उसका 80% डिफेंस बजट में खर्च होता है, वो जो है आपके इस्टेब्लिशमेंट लेके सब चली जाती है। आपके फौजी भाई की सेवा करते हैं। आपका जो मुल्क है, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फौज के पास एक मुल्क है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हमारी जो मुल्क है, हमारा जो आवाम है, हमारी आवाम के पास एक फौज है, और आपके यहाँ फौज के पास एक मुल्क है। हाँ हाँ, बताएं सर। ये संभव है सर। नहीं, हमें कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी सर कि शुरू से हमारी आर्मी अनकंट्रोल्ड कभी नहीं रही, हमारी संविधान के दायरे में रही। आपके यहां पर क्या रहा कि पुलिसिया शासन या डंडे के जोर पर ही निपटने की टेंडेंसी बनाई गई। जो लोग फौज में रहे, जो इस्टेब्लिशमेंट में रहे, वो आज भी देखिए इमरान खान, शहबाज शरीफ के नाम पर जनता को उलझाए हुए हैं। जबकि सही बात यह है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, इनकी गलती नहीं है साहब। आप इतिहास उठा के देखिए, कितने साल, 5 साल के जो 5 साल कार्यकाल होता है, कितनी आपकी हुकूमतों ने पूरा किया है ना। अब इसका रास्ता क्या है, आम जनता अवेयर हो जाए। जो 80% जो फंड है डिफेंस का,
केवल 10%, 15% कर दे और बाकी एजुकेशन पे खर्चा करे, बाकी हेल्थ पे खर्चा करे, इंडस्ट्री लगाने पे खर्चा करे, हमें तो तो आपकी तरफ से खतरा है ना, कहीं आप हम पे हाँ हाँ, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। देखिए, खतरा अगर होता, मैं इंडियन हूं, मैं अपना पर्सपेक्टिव अभी रख लेता हूं, फिर आपकी तरफ से भी बात करूंगा। बांग्लादेश का एग्जाम्पल लीजिए। सब बांग्लादेश 1971 में इंडिया चाहता तो अपने में मिला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। देखिए, 15 करोड़ लोग बांग्लादेश के, बिना उनकी इच्छा के आप नहीं उनको अपने में मिला सकते। वो अलग रहना चाहते हैं तो उनके साथ भी हम मिलजुल के रह सकते हैं। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब मिलके एक यूरोपियन यूनियन की तरह महासंघ बना सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती एक दूसरे पर तो संभव नहीं। अब हम जरा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं कि भाई एक डर दिखाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ने डर दिखा रखा है पिछले 75 सालों में कि इंडिया अटैक कर देगा। हमारे यहां बताया जाता है कि 1965, 1971 पे हमारे ऊपर पहले जो है वो अटैक किया गया, तो हमें मजबूरी में कारगिल, आपके परवेज मुशर्रफ साहब के तमाम वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने कहा यस हमने कारगिल पे किया था, वो हमारे फौजी थे, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। वीडियोस पड़े हुए हैं उनके, आप चाहेंगे तो मैं लिंक में या कमेंट्स में डाल भी दूंगा उस वीडियो को ताकि श्रोता देख सके। लेकिन अभी जो विषय था उस पर हम आए कि कैसे रक्षा करेंगे। एक छोटा सा मुल्क है ताइवान और एक बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति है चाइना। चाइना का डिफेंस बजट $300 बिलियन का है, इंडिया का भी उतना नहीं है साहब। तो ताइवान ने बना रखा है डिफेंस स्ट्रेटेजी, वो है प्रोक्यूपाइन। प्रोक्यूपाइन कहते हैं शाही नाम का एक जंतु होता है, उसके जो है पीठ पे ढेर सारे कांटे होते हैं। तो शेर जैसा जानवर भी उसे खाता नहीं है, लेकिन अगर 3-4 दिन भूखा रह गया, कोई शिकार नहीं मिला तो कई बार खा जाता है, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि वो मर जाता है। तो मर क्यों जाता है साहब? वो जो कांटे हैं, जो शाही जो जीव है उसके कांटे जो है वो अंदर उसके पेट में चले जाते हैं, उसकी आते वगैरह, जैसे किसी को शीशा घोल के पिला दिया जाए। एक ब्रूसली था, किसी बुक में पढ़ा है कि शीशा घोल के पिला दिया गया दूध में तो आते वगैरह, अस्टमक वगैरह कट गई थी, लीवर कट गया था तो मर गया था। तो एनीवे, तो यहां पर क्या है कि अगर आप अपनी प्रोक्यूपाइन टेक्नोलॉजी, प्रोक्यूपाइन टेक्निक कहेंगे, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, उसके आधार पर भी चले तो इंडिया जो आगे का सोच रहा है, जो विश्व गुरु बनना चाह रहा है, वो क्या 50, 60, $70 बिलियन एक युद्ध पे खर्चा करना चाहेगा? और मिलेगा क्या? मिलेगा क्या उससे? इंडियन पब्लिक की बेहतरी कैसी हो जाएगी और उसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कल्याण हो जाएगा? एक विचार करने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि कम बजट में आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जिसे बजट खाने की आदत पड़ गई है, जिसे अपने बच्चों को, एक मैं मिसाल दूंगा, बाजवा साहब इस समय विदेश में जाके खूब इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके यहां जो सेनाध्यक्ष जाता सब विदेश पहुंच जाता है, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। ये कैसे हो जाता है? कुछ लाख सैलरी में 3 बच्चे, 3 अमेरिका में, 1 महीने का खर्चा 3 लाख जोड़िए, 36 लाख हुआ साल का। 3 बच्चों का आप जोड़िए कितने लाख हुआ? तो कैसे हो रहा है? विचार करने की बात है ना। तो ऐसे तो कई कर्नल जनरल होंगे आपके यहां। तो आप मेरे पास कर्नल है वो रिटायर, आप उनका घर देखिए ना साहब। अभी अभी जो शहीद हुए थे, जो हमारे पहले सीडीएस थे रावत साहब, उनका घर जाके देखिए। और नहीं तो मैं वो भी कमेंट में लिंक बॉक्स पे डाल दूंगा। एक हमारे यहाँ है मिस्टर गौरव आर्या जी, उन्होंने जो है डाला हुआ उनके घर का फोटोग्राफ। देखिए किस लिविंग स्टैंडर्ड्स वो रहते हैं, एग्जाम्पल सामने है हमारे। तो और आपके यहाँ का एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने जो डॉलर लिया उससे गोल्फ कोर्स बनवाए। आप ही का एक आदमी कहता है, एक जो है कोई बहुत बड़ा मंत्री है, कहता अगर मैं गोल्फ कोर्स बेच दूंगा तो हमारे कर्जे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है निकल जाएगा।
वो गोल्फ कोर्स में कौन जाता है? आप लोगों को पता है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये देखिए वही मानसिकता है जो पहले समय में राजा महाराजाओं की मानसिकता थी कि देश के नागरिक को नागरिक न समझ के प्रजा समझना और उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना। तो उसमें क्या होगा कि जो पंजाबी लोग जो गए भी, तो उनकी जो संतानें थी उन्होंने भी वहां पे भी जाके वही नैतिकहीनता दिखाई, और वो नैतिकहीनता दिखाई वो तुर्की में दिखाई, अभी सुनने में आ रहा ब्रिटेन में। तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कुछ भी हो तो एशिया का ही हिस्सा है पाकिस्तान भी। जब पाकिस्तान का नाम खराब होगा, ब्राउन कलर के दिखते हैं, इंडियंस जैसे दिखते हैं, तो जब उनका नाम खराब होगा, एशिया का नाम खराब होगा, तो भाई हम भी इंडिया से हैं, थोड़ा सा हम लोगों को भी खराब लगेगा है। एक पाकिस्तानी के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि जी आप अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते जिस तरह इंडियन वहां पर कर रहे हैं। वहां पर मुख्तलिफ फील्ड के अंदर जो सीईओज हैं या हर फील्ड के अंदर वो इंडियन बहुत आगे जा रहे हैं। तो इनको भी, हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, इनको भी चाहिए कि वहां पर आप कम अज कम इस कदर तरक्की नहीं कर सकते, इस कदर आगे नहीं बढ़ सकते, तो खुदारा अपने मुल्क का नाम भी बदनाम ना करें जिस तरह पहले टर्की के अंदर उन्होंने किया, अब ये इंग्लैंड के अंदर भी जो इस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं। तो ये बाई से पाकिस्तानी हमारा जो सर है वो शर्मिंदगी से झुक गया है। तो बहुत शुक्रिया जी आनंद जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा भी आपसे बात होती रहे और आपके जो विचार हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे पाकिस्तानियों के भी काम आए और हम कुछ आपसे सीख सकें। तो आपसे बहुत आपसे आपका धन्यवाद। और इसके साथ हम मैं अपने तमाम धन्यवाद मेरी तरफ से भी कि आपने मुझे अपने उस पर इनवाइट किया। और लास्ट में मैं पाकिस्तानी श्रोताओं से कुछ कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर मीडियम क्लास फैमिली से हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो रोड शो भी करते हैं, रोड पे भी जाकर लोगों से बात करते हैं, जनता को अवेयर करने का प्रयास करते हैं। तो इससे जो है हम पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप ऐसे यूट्यूबर्स का सहयोग करें, उनके YouTube वीडियोस देखें और जानने समझने का प्रयास करें और समस्या का समाधान ढूंढें, क्योंकि मुल्क आपका है तो आप ही को समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुजफ्फर भाई को, इन्होंने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। धन्यवाद, नमस्कार।